नमस्ते, मैं आपका RKY टीच AI का मार्गदर्शक हूं। आज हम विज्ञान और गणित के रहस्यों पर बात करेंगे। तो सर शुरू करें? एकदम। तो बच्चों, अपनी नोटबुक खोल लो, पेन हाथ में ले लो और पूरा फोकस यहाँ लगाओ। आज हम जो नोट्स लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आपके जेई, नीट और बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स का एकदम बेस है। बिल्कुल। हम हर उस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे जहां एग्जामिनर आपके लिए ट्रैप सेट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। केमिस्ट्री में कोई भी एक्सपेरिमेंट या कैलकुलेशन करने से पहले हमें चीजों को नापना सीखना होता है। लेकिन मुझे हमेशा से एक चीज खटकती है। अच्छा, क्या? ये नापने के मानक, मतलब ये मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स आखिर बनाता कौन है? ये किसने डिसाइड किया कि 1 किलोग्राम कितना भारी होगा या 1 मीटर कितना लंबा होगा? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। देखो, हर देश में ना एक संस्था होती है जो इन मानकों को संभालती है। इंडिया की बात करें तो इन मानकों का अनुरक्षण या मेंटेनेंस एनपीएल द्वारा किया जाता है। एनपीएल मतलब नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी? हाँ, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो नई दिल्ली में है। ये संस्थान हमारे देश में एनएमआई यानी नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता है। इनका मेन काम यह है कि भारत का 1 किलो अमेरिका या जापान के 1 किलो के बिल्कुल बराबर हो। ओह, मतलब ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ एकदम सिंक में रहते हैं। बिल्कुल। अब जब हम एसआई मात्रकों का उपयोग करते हैं ना, तो अक्सर राशियां या तो बहुत बड़ी होती हैं या बहुत छोटी। उन्हें दिखाने के लिए हम पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। राइट, मैंने नोट्स में देखा है एक पूरी लिस्ट दी गई है 10 की घात -24 यानी योक्टो से लेकर 10 की घात +24 यानी योटा तक। एकदम सही। लेकिन स्टूडेंट्स, नोट्स में जो नैनो, माइक्रो और किलो दिए हैं ना, उन्हें रेड पेन से अंडरलाइन कर लो। नैनो मतलब 10 की घात -9, राइट? हाँ, और माइक्रो है -6 और किलो है 10 की पावर 3। ये न्यूमेरिकल्स में बार बार रिपीट होते हैं। पर यहाँ मेरा एक सवाल है। मैं समझती हूँ कि किलो या मेगा हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं, लेकिन योक्टो या पिको जैसे इतने छोटे नंबर्स की हमें क्या जरूरत है? क्या कोई सच में पिकोमीटर नापता है? यही तो केमिस्ट्री का असली मैजिक है। हम यहाँ बिल्डिंग्स या गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एटम्स और मॉलिक्यूल से डील कर रहे हैं। इमेजिन करो, अगर पृथ्वी जितनी बड़ी एक पानी की बूंद हो ना, तो उसमें एक एटम का साइज सिर्फ एक गोल्फ बॉल जितना होगा। बाप रे, इतना छोटा! हाँ, अब इतने छोटे एटम का मास या 2 एटम्स के बीच की दूरी आप ग्राम या मीटर में तो नहीं नाप सकते ना। ओह, तो उसके लिए हमें पिकोमीटर या फेम्टोमीटर चाहिए होता है। एग्जैक्टली। इसलिए छोटे मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए। अब हमारे पास यूनिट्स आ गई हैं, तो चलिए सबसे पहले उस चीज को नापते हैं जो जगह घेरती है, मतलब मास और वॉल्यूम। नोट्स में द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट के बीच एक टी चार्ट दिया गया है। आमतौर पर हम रियल लाइफ में तो दोनों को एक ही मान लेते हैं ना? हाँ, और एग्जाम में बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखो बच्चों, द्रव्यमान जो है वो किसी पदार्थ में उपस्थित मैटर की मात्रा है। ये हमेशा फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। मतलब कहीं भी चले जाओ बदलेगा नहीं? बिल्कुल नहीं। आप अपना मास धरती पर नापें या चांद पर जाकर नापें, आपके शरीर के अंदर का मैटर उतना ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ भार यानी वेट एक बल है, एक फोर्स है। हाँ, ये वो गुरुत्व बल है, ग्रेविटी है, जो उस मास पर लग रही है। अब चूंकि चांद पर ग्रेविटी धरती से कम है, इसलिए आपका भार वहां बदल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसे ऐसे समझो, मास आपका असली शरीर है और भार वो है जो आपको रोलर कोस्टर की राइड पे एकदम से नीचे आते वक्त महसूस होता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? जब आप तेजी से नीचे आते हैं तो 1 सेकंड के लिए आपको अपना वजन एकदम शून्य या बहुत हल्का लगता है। क्या आपका शरीर अचानक से कम हो गया? नहीं, सिर्फ आप पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बदला। एकदम परफेक्टली समझाया। और एग्जाम के नजरिए से एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ऐसा यूनिट द्रव्यमान का किलोग्राम है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री लैब्स में हम किलो में काम नहीं करते। लैब में 1 किलो केमिकल तो कोई नहीं लेता। बिल्कुल। एनालिटिकल बैलेंस पर हम छोटे मात्रक ग्राम का उपयोग करते हैं। राइट, और जगह घेरने की बात हो रही है तो आयतन यानी वॉल्यूम का जिक्र आना तो लाजमी है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत बड़ा कैच है। हाँ, वॉल्यूम वाला ट्रैप। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर अलर्ट हो जाओ। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि क्या लीटर आयतन की एसआई यूनिट है, और 90% बच्चे हाँ टिक करके आ जाते हैं। जो कि सरासर गलत है बच्चों।
आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब क्यों? क्योंकि आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई की एसआई यूनिट मीटर है, तो मीटर का क्यूब ही एसआई यूनिट होगा ना। द्रवों को नापने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल जरूर करते हैं, पर वो एसआई मात्रक नहीं है। तो फिर लीटर और क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर में रिलेशन क्या है? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो हमेशा वॉल्यूम लीटर या मिलीलीटर में ही दिया होता है। इसके लिए बच्चों अपने नोट्स के मार्जिन में कन्वर्जन फॉर्मूला बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के, राइट, ये तो सबको पता होता है। और यही 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। और सबसे इंपॉर्टेंट, 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। वेट, ये 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब वाला रिलेशन बहुत कंफ्यूज करता है। ये आया कहाँ से? बहुत सिंपल है। डेसीमीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। अब इमेजिन करो एक ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो। ओके, एक क्यूबिकल डिब्बा। हाँ, इसका आयतन क्या होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के डिब्बे में ठीक 1 लीटर पानी आता है। ओ, तो इसलिए 1 लीटर सीधा सीधा 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। एग्जैक्टली। ये कन्वर्जन ना सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में आपकी बहुत जान बचाएगा। इसे दिमाग में बिठा लो। दैट मेक्स सेंस। अब अगर हम इसी मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है? घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी। डेंसिटी हमें बताती है कि कोई चीज कितनी ठोस है या मॉलिक्यूल्स कितने पैक्ड हैं। बिल्कुल। फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। एसआई मात्रक निकालें तो मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन लैब में तो ग्राम और सेंटीमीटर चलता है ना? हाँ, केमिस्ट्री लैब के छोटे स्केल पर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, घनत्व तो समझ आ गया, लेकिन अगर मैं उस चीज को गर्म कर दूं तो गर्मी से तो चीजें फैलती हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो डेंसिटी बदल जाएगी ना? एकदम सही पकड़ा। इसीलिए मापन में ताप यानी टेम्परेचर बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। इसे नापने के हमारे पास 3 स्केल हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। कन्वर्जन के फॉर्मूले तो नोट्स में बहुत क्लियर है। फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 C प्लस 32 और केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15। लेकिन बच्चों, यहाँ एक रूल है जो आपको रटा होना चाहिए। केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक मान यानी नेगेटिव वैल्यू कभी संभव नहीं है। इसे स्टार मार्क कर लो। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब हम हमेशा सेल्सियस का ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? आखिर ये केल्विन में प्लस 273 जोड़ने की मेहनत क्यों करनी पड़ती है? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जब हम फिजिकल केमिस्ट्री में गैसों के नियम पढ़ते हैं ना, जैसे चार्ल्स का नियम, हाँ, गैस लॉस, तो हम गैस के आयतन और ताप को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अब सोचो, अगर हम सेल्सियस लें जो कि -10 या -20 डिग्री हो सकता है, तो फॉर्मूले के हिसाब से गैस का आयतन भी नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव वॉल्यूम का मतलब है कि गैस जगह घेरने के बजाय मतलब जगह पैदा कर रही है, जो कि यूनिवर्स में असंभव है। एग्जैक्टली। कोई भी चीज नेगेटिव वॉल्यूम कैसे ले सकती है? इसीलिए साइंटिस्ट को एक ऐसे एब्सोल्यूट स्केल की जरूरत थी जो 0 से शुरू हो। ओह, तो केल्विन का 0 वही एब्सोल्यूट 0 है। हाँ, जहां पार्टिकल्स की गति पूरी तरह रुक जाती है। उससे नीचे जाना फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए केल्विन कभी नेगेटिव नहीं होता और हमारे सारे कैलकुलेशन सही बैठते हैं। वाओ, अब समझ आया कि ये सिर्फ रटने वाले फॉर्मूले नहीं हैं, इनके पीछे सच में यूनिवर्स के नियम काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पूछिए। ये जो संदर्भ मानकों का विकास है, इवोल्यूशन ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, क्या हमारे नापने के तरीके हमेशा से इतने परफेक्ट थे? बिल्कुल नहीं। विज्ञान तो हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। 1889 में 1 किलोग्राम का मतलब होता था पेरिस में रखा हुआ प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर। दुनिया उसी को असली 1 किलो मानती थी। 1 मिनट, अगर वो एक धातु का टुकड़ा था, तो मान लीजिए किसी ने उसे गलती से गिरा दिया या उस पर खरोच आ गई, या धूल जम गई, तो उसका वजन तो थोड़ा सा बदल जाएगा ना? तो क्या पूरी दुनिया का 1 किलो बदल जाता? तकनीकी रूप से हाँ। और यही तो वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी टेंशन थी। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट समय के साथ घिस सकता है, इसलिए साइंस ज्यादा एक्यूरेसी की ओर बढ़ा। तो फिर उन्होंने क्या किया? मीटर की भी सेम कहानी थी। पहले मीटर भी एक धातु की छड़ थी, फिर 1960 में इसे क्रिप्टॉन लेजर की वेवलेंथ से जोड़ा गया। अच्छा। और आखिरकार 1983 में CGPM ने मीटर को प्रकाश की गति से लॉक कर दिया। आज 1 मीटर वो दूरी है जो लाइट वैक्यूम में 1/29,97,92,458 सेकंड में तय करती है। बाप रे।
और प्रकाश की गति तो पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलती ना। मतलब हमने अपने स्टैंडर्ड्स को किसी धातु के टुकड़े से हटाकर यूनिवर्स के फंडामेंटल रूल्स के साथ फिक्स कर दिया। एकदम सही। अब हमारे मानक कभी खराब नहीं हो सकते। मुसीबत खड़ी हो जाती है। कौन सी मुसीबत? बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को लिखने की। हाँ, और नोट्स का अगला सेक्शन मापन में अनिश्चितता इसी बारे में है। समस्या ये है कि अगर आप सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उसमें बहुत सारे अणु होते हैं। बहुत सारे मतलब कितने? 6 0 2 2 और उसके आगे 20 जीरो और लगा दो। बाप रे, इतने सारे जीरो। हाँ, और एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 0 पॉइंट, फिर 22-23 जीरो और फिर 166 ग्राम। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में ये इतने सारे जीरो लिखने बैठ जाए ना, तो उसका आधा टाइम तो सिर्फ जीरो गिनने में ही निकल जाएगा, और एक भी जीरो छूटा तो पूरा कैलकुलेशन बर्बाद। इसी को आसान बनाने के लिए हम वैज्ञानिक संकेतन यानी साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम किसी भी नंबर को n गुणा 10 की पावर n के रूप में लिखते हैं। ओके, कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। हाँ, जहां कैपिटल N की वैल्यू 1.000 से लेकर 9.999 के बीच होनी चाहिए। इसके नियम को समझने के लिए बस डेसिमल की शिफ्टिंग देखनी होती है। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक देती हूँ। LPRN। LPRN मतलब लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव। ये ट्रिक बहुत काम की है ना? अगर आप डेसिमल को बाईं ओर यानी लेफ्ट ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होगी। जैसे 232.5 को 2.325 बनाएंगे, डेसिमल 2 कदम लेफ्ट गया तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर डेसिमल दाईं ओर यानी राइट ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव होगी। जैसे 0.00016 में डेसिमल 4 कदम राइट जाएगा तो ये 1.6 गुणा 10 की घात -4 बन जाएगा। ये LPRN वाला फंडा बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। अब इसमें कैलकुलेशन की बात करते हैं। गुणा और भाग में तो पावर सीधे जुड़ या घट जाती हैं। हाँ, वो तो सिंपल मैथ्स है। जहां एग्जामिनर आपको फंसाता है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। रूल ये है कि जोड़ने या घटाने से पहले आपको दोनों नंबर्स के चरघातांक यानी एक्सपोनेंट समान करने पड़ेंगे। मतलब आप सेब को संतरे से नहीं जोड़ सकते, यूनिट सेम होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको 6.6 गुणा 10 की पावर 4 और 0.8 गुणा 10 की पावर 3 को जोड़ना है तो आप 6.6 और 0.8 को सीधे प्लस नहीं कर सकते। ओह, पहले दोनों की पावर सेम करनी होगी। हाँ, या तो दोनों को 10 की पावर 4 करो या 10 की पावर 3। स्टूडेंट्स, इस बात को नोटबुक में रेड पेन से लिख लो। बिना पावर जेम किए प्लस या माइनस कभी मत करना। चलिए, साइंटिफिक नोटेशन से हमने जीरो गिनने की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, पर एक और कड़वी सच्चाई है। दुनिया की कोई भी मशीन, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, 100% परफेक्ट नहीं होती। राइट। तो जो रीडिंग हमें मिल रही है, हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं? यहीं से कॉन्सेप्ट आता है सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स और प्रिसिजन वर्सेस एक्यूरेसी का। इसे समझने के लिए हम डार्ट बोर्ड का एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी चीज का असली वजन ट्रू वैल्यू ठीक 2.00 ग्राम है। ओके, 2 ग्राम। अब छात्र क इसे नापता है और रीडिंग आती है 1.95 और 1.93। तो अगर मैं इसे डार्ट बोर्ड पे देखूं, मेरे दोनों डार्ट्स एक ही जगह लगे हैं। हाँ। यानी मेरी रीडिंग्स एक दूसरे के बहुत पास हैं। हाँ। इसे हम परिशुद्ध या प्रिसाइज कहेंगे। लेकिन ये डार्ट सेंटर से बहुत दूर है, 2 ग्राम के पास तो नहीं है। तो ये यथार्थपरक यानी एक्यूरेट नहीं है। एकदम सही। अब छात्र ख की रीडिंग देखो, 1.94 और 2.05। ये तो ना आपस में पास है, ना ही 2 के पास है। मतलब ना प्रिसाइज ना एक्यूरेट। और छात्र ग की रीडिंग आती है 2.01 और 1.99। अरे वाह, ये दोनों एक दूसरे के करीब भी हैं और सेंटर के बिल्कुल पास भी। मतलब ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी। बिल्कुल। अब इसी एक्यूरेसी को पेपर पर दिखाने के लिए हम सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के नियम फॉलो करते हैं। इसके 5 नियम हैं। चलिए हम इसे एक गेम की तरह खेलते हैं। मैं एक नंबर बोलता हूं, आप नियम के साथ बताइए कि उसमें कितने सार्थक अंक हैं। रेडी? बिल्कुल। लाइए अपना पहला नंबर। ठीक है, 0.0052। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें सिर्फ 2 सार्थक अंक हैं, 5 और 2। नियम कहता है कि पहले वाले 0 यानी लीडिंग जीरोज कभी सार्थक नहीं होते, वो सिर्फ डेसिमल की जगह बताते हैं। वेरी गुड। अगला नंबर 2.005। इसमें 4 होंगे क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आने वाले सारे जीरोज सार्थक होते हैं। करेक्ट।
अब थोड़ा ट्रिकी वाला देता हूं। 0.200। इसमें 3 सार्थक अंक हैं। नियम है कि दशमलव के दाईं ओर अंत में आने वाले ट्रेलिंग जीरोज सार्थक माने जाते हैं, क्योंकि वो मशीन की एक्यूरेसी दिखाते हैं। एकदम सही। लेकिन इसी का एक अपवाद है 100। बिना दशमलव वाली संख्या में अंत के शून्य सार्थक नहीं होते, तो 100 में सिर्फ एक सार्थक अंक है। अच्छा, बिना डेसिमल के 0 काउंट नहीं होंगे। हाँ, और आखिरी सवाल, 2 सेब या 20 अंडे, इनमें कितने सार्थक अंक है? इनमें अनंत यानी इन्फिनिट सार्थक अंक होते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं। आप इन्हें 2.000 जितना चाहो लिख सकते हो। परफेक्ट। स्टूडेंट्स, इस गेम को दिमाग में रिवाइंड करके सारे नियम पक्के कर लेना। बहुत जरूरी है ये। अब सार्थक अंकों के साथ कैलकुलेशन के बाद एक बहुत जरूरी स्टेप आता है, राउंडिंग ऑफ। जोड़ या घटाने में हमें रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस रखने होते हैं जितने सबसे कम वाले नंबर में थे, और गुणा और भाग में उसमें सबसे कम सार्थक अंक देखने होते हैं। और यहीं पर राउंडिंग का वो 5वां रूल आता है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। हम सबको बचपन में सिखाया गया है कि अगर आखिरी नंबर 5 है और उसे हटाना है तो पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा दो। हाँ, तो बच्चे 6.25 को राउंड ऑफ करके 6.3 कर देते हैं, लेकिन नोट्स कहते हैं कि ये गलत है। और ये जेई और नीट का सबसे फेवरेट ट्रैप है बच्चों। देखो, रूल ये है कि अगर आपको 5 को हटाना है तो उसके ठीक पहले वाला अंक देखो। ओके। अगर वो अंक विषम है यानी ऑड है, जैसे 3, तो उसे 1 बढ़ा दो। 6.35 बन जाएगा 6.4। ऑड है तो बढ़ा दो। और अगर इवन हो तो? लेकिन अगर वो अंक सम है यानी इवन है, जैसे 2, तो उसे वैसा ही छोड़ दो। 6.25 राउंड ऑफ होके 6.2 ही रहेगा। वेट, सच में? लेकिन सर ऐसा भेदभाव क्यों? मतलब सम विषम का ये लॉजिक क्या है? इसका कारण स्टैटिस्टिक्स में है। सोचो, अगर हम हर बार 5 आने पर नंबर को बढ़ा ही देंगे तो हजारों कैलकुलेशंस के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आर्टिफिशियली बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अरे हाँ, बायस आ जाएगा रिजल्ट में। बिल्कुल। सम विषम यानी ऑड इवन रूल ये पक्का करता है कि आधी बार हम नंबर बढ़ाएं और आधी बार ना बढ़ाएं, ताकि हमारा रिजल्ट एकदम बैलेंस रहे। वाओ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसके पीछे भी इतना गहरा साइंस है। साइंस में हर चीज का लॉजिक होता है। सही बात है। चलिए, अब हमें नंबर्स के साथ खेलना आ गया, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी भी है। मान लीजिए न्यूमेरिकल में वैल्यू इंच में दी है और आपको आंसर सेंटीमीटर में निकालना है, तब क्या करेंगे? यहां एंट्री होती है विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस की, जिसे हम इकाई गुणक विधि भी कहते हैं। हाँ, यूनिट फैक्टर मेथड। मात्रिकों को एक पद्धति से दूसरी में बदलना। मान लो 3 इंच को सेंटीमीटर में बदलना है। हम जानते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। राइट। तो हम 3 इंच को एक ऐसे फ्रैक्शन से गुणा करते हैं, ऊपर 2.54 सेंटीमीटर और नीचे 1 इंच। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम मैथ्स के फ्रैक्शंस में करते हैं। अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक जैसा होता है उसे काट देते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ हमारे पास ऊपर इंच है और नीचे भी इंच है। इन से इंच कट गया, बचा 3 गुणा 2.54 सेंटीमीटर, जो कि 7.62 सेंटीमीटर आ गया। सीधा सा फंडा है, जो यूनिट्स आपको नहीं चाहिए उसे फ्रैक्शन में नीचे रखो ताकि वो कट जाए। बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। इसी तरह अगर आपको 2 दिनों को सेकंड में बदलना है तो आप दिन को घंटे से, घंटे को मिनट से और मिनट को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हुए यूनिट्स काटते चलेंगे और आंसर आ जाएगा 1,72,800 सेकंड्स। एग्जैक्टली। बेहतरीन। तो स्टूडेंट्स, जरा सोचिए, हमने अब तक क्या क्या हथियार जमा कर लिए हैं। हमने यूनिट समझ ली, उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीख लिया, हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स से एक्यूरेसी ले आए और यूनिट्स को आपस में बदलना भी सीख लिया। एकदम सही जा रहे हो। अब इन सारे नापने के हथियारों का इस्तेमाल करके हम केमिस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे बेसिक नियम की बात करते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। बिल्कुल, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और आज के सेशन का आखिरी टॉपिक है इसका पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ऑन्टोइन लाबुजिए ने दिया था। हाँ, 1789 में। उन्होंने कंबस्चन रिएक्शंस यानी दहन अभिक्रियाओं पर कई प्रयोग किए और ये नियम दिया कि द्रव्य यानी मैटर ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
और यहीं पर वापस आते हैं हमारे आज के एकदम पहले सवाल पर। सर, अगर मैटर नष्ट नहीं हो सकता, तो जब मैंने लकड़ी का लट्ठा जलाया तो उसका भारी वजन गायब कैसे हो गया? राख तो बहुत हल्की होती है। लाबूजिए का नियम तो यहाँ फेल हो रहा है ना? आम इंसान को ऐसा ही लगता है, लेकिन लाबूजिए ने यही तो अपना एक्यूरेट मेजरमेंट वाला दिमाग लगाया। उन्होंने लकड़ी को खुले में नहीं जलाया। अच्छा, तो कैसे जलाया? उन्होंने एक पूरी तरह से सील किए हुए कांच के बर्तन में रिएक्शन कराया। जब लकड़ी जली तो मास गायब नहीं हुआ। लकड़ी के कार्बन और हाइड्रोजन ने हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वो धुएं और गैस में बदल गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ओह, और चूंकि बर्तन सील था तो गैस बाहर नहीं जा सकी। एग्जैक्टली। तो जलने से पहले उस पूरे डिब्बे का जो वजन था, जलने के बाद राख और उस धुएं को मिलाकर डिब्बे का टोटल वजन बिल्कुल उतना ही निकला। 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। वाओ। द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, और ये निष्कर्ष वो तभी निकाल पाए क्योंकि उनके पास सटीक मापन की तकनीकें थीं जो हमने आज पढ़ी हैं। क्या बात है, हर चीज आपस में कैसे जुड़ती है ये देखकर मजा आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सच में एक डीप डाइव ली है। बिल्कुल ली है। हमने एनपीएल के स्टैंडर्ड्स देखे, मास और वेट का अंतर समझा, डेंसिटी और केल्विन के लॉजिक को जाना, फिर हमने एलपीआरएन ट्रिक से साइंटिफिक नोटेशन सीखा और सार्थक अंकों का गेम भी खेला। हाँ, और सम विषम राउंडिंग रूल का ट्रैप समझा, यूनिट फैक्टर मेथड से यूनिट्स काटे और आखिर में लाबूजिए के नियम को प्रूव किया। ये सारी चेकलिस्ट आपके फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मजबूत फाउंडेशन है बच्चों। मेरी एक टीचर के तौर पर सलाह है कि इन रूल्स, खासकर सिग्निफिकेंट फिगर्स और यूनिट कन्वर्जन के कम से कम 20-20 न्यूमेरिकल्स आज ही सॉल्व कर लेना। बिल्कुल, बिना प्रैक्टिस के ये सब दिमाग से निकल जाएगा। एकदम सही बात है। और आखिर में जाते जाते आपके दिमाग की कसरत के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अभी सर ने बताया कि लाबूजिए के नियम के अनुसार मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। राइट। बिल्कुल। लेकिन जरा हमारे सूरज के बारे में सोचिए। सूरज में जो लगातार न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से सूरज का वजन हर सेकंड लाखों टन कम हो रहा है। अरे वाह, क्या सवाल है। शानदार थॉट एक्सपेरिमेंट है ये। इसके बारे में बच्चों खुद रिसर्च करना। हाँ, ये आपका होमवर्क है। अगली क्लास में हम रासायनिक संयोजन के बाकी नियमों को डिकोड करेंगे। तब तक अपने नोट्स रिवाइज करें और प्रैक्टिस जारी रखें। अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए और साइंस के इन क्यों और कैसे पर हमेशा सवाल उठाते रहिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। हैप्पी लर्निंग।